अरे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस पार्टी में कब शामिल हुए। देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि ये सारा क्वेश्चन जो है ना, ये 10 क्वेश्चन ये पिछले साल का ही 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी में कब शामिल हुए थे, इसका उत्तर आपको देना है। जयप्रकाश नारायण अमेरिका में घोर कम्युनिस्ट पार्टी थे। वह लेनिन का जमाना था, वह टास्टकी का जमाना था, ठीक है। 1924 में लेनिन लेनिन के मरने के बाद वे मार्क्सवाद बन गए थे, ठीक है, मार्क्सवादी बन गए थे वो। वे जब भारत लौटे तो घोर कम्युनिस्ट पार्टी बन के वो भारत लौटे थे, लेकिन वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। वे कांग्रेस में दाखिल हुए। वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल ना होकर वो कांग्रेस में दाखिल हो गए, ठीक है। आगे क्या है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल इसलिए नहीं हुए क्योंकि उस समय भारत गुलाम था, ठीक है। उन्होंने लेनिन से जो सीखा था, वह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनको कदापि वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ क्लास करता हो या पूंजीपतियों के साथ उसका नेतृत्व हो। मतलब कि ओवरऑल जो है, ये आप इतना आंसर भी एग्जाम में लिख सकते हो, लेकिन ओवरऑल जो है इसका आंसर सटीक जो है, जयप्रकाश नारायण जो थे वो अमेरिका में पढ़े लिखे थे और वो जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी बने थे, वहाँ से भारत लौटे थे, लेकिन वो फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी बने थे, फिर भी उस कम्युनिस्ट पार्टी में वो शामिल नहीं हुए थे, वो कांग्रेस के पार्टी में चले गए थे। उन्होंने कहा कि लेनिन लेनिन से ही उन्होंने ये बातें सीखी है कि गुलाम जो भी देश है उसमें उसका साथ नहीं देना चाहिए, वहाँ के जो भी कम्युनिस्ट पार्टी है कदापि भी वहाँ जो है आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना है, ठीक है। उन्होंने ये सारी बातें कही थी, ठीक है। तो ये आपका सटीक आंसर रहा, आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, धांगर शब्द का क्या अर्थ है। धांगर शब्द का क्या अर्थ है, धांगर शब्द का उराव भाषा में है भाड़े का मजदूर। सबसे सिंपल आंसर यही है, आप पॉइंट बनाकर इसको लिखना, ठीक है। भाड़े का मजदूर, ये पॉइंट बनाकर लिखोगे ना, आपका नंबर टीचर नहीं काटेगा, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। उसके बाद फिर आप इतना लिख सकते हो। धांगर एक आदिवासी जाति है। ये है कौन, कहाँ से आया था, किस लिए आया था, ये सब उसके बारे में लिख दो, आपका नंबर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। आपको 2 मार्क्स पाने के लिए एटलीस्ट 6 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। 6 लाइन लिखना जरूरी है बच्चा, ठीक है। धांगर एक आदिवासी जाति है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से चंपारण के इलाके में लाया गया था। कहाँ लाया गया था, चंपारण के इलाके में। कब लाया गया था, 18वीं शताब्दी में लाया गया था। किस लिए लाया गया था, तो नील की खेती करने के लिए लाया गया था, ठीक है। धांगर जाति आदिवासी जातियों ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज है। मतलब कि जो धांगर की जो जाति है वो कहाँ की वंशज है, तो वे जातियों ओराव की वंशज है, मुंडा की वंशज है, लोहार इन सब की वंशज है, ठीक है। लेकिन वे अपने आप को आदिवासियों नहीं मानते हैं, मतलब कि वो है आदिवासी लेकिन वो खुद को आदिवासी नहीं मानते हैं, ठीक है। धांगर मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं, मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं। धांगरों को सामाजिक जीवन बेहद उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करते हैं। मतलब कि देखिए, जो इनकी सामाजिक जीवन है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। ना कोई स्त्री में भेदभाव होता है, ना ही कोई पुरुष में भेदभाव होता है। तो ये सामूहिक तौर पे अपना कार्य को करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका धांगर शब्द का। और ये क्वेश्चन, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग PYQ देख सकते हो, ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। उत्सव क्यों और कहाँ मनाया जा रहा है, कौन और क्यों मना रहे हैं, तो शासक वर्ग के साथ सारा शहर उत्सव मना रहा है, या यूँ कहा जा सकता है उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव का आधार है सेना की
विजय, पर यह संदिग्ध है कि विजय किसकी हुई है। देखिए, उत्सव जो है वो पूरी जाति मना रही है, पूरी जो जनता है वो सब मना रही है, हर कोई। लेकिन सिर्फ जीत जो है वो एक की हुई है, लेकिन उत्सव हर कोई मना रहा है। तो और क्यों मना रहा है? क्योंकि सरकार की जीत हुई है, ठीक है, इसीलिए जो है उत्सव मनाए जा रहे हैं। समझ आया? अच्छा था क्वेश्चन। डायरी क्या है? कल भी ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं आप सबको। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्ति अनुभव है, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है, ठीक है, डायरी संग्रह है। डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है, मतलब कि वो अपने बारे में जो है वो पूरी आत्मकथा को लिखता है, ठीक है, उसी को कहते हैं डायरी। माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन होता है और क्यों होता है? ये क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ के लिए अपने मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब वह अपना बेटा खो देती है। बेटा माँ की अमूल धरोहर होता है, बेटा माँ की आंखों का तारा होता है। माँ का सर्वस्व यदि क्रूर नियति द्वारा उससे छीन लिया जाता है, उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो माँ के लिए अपने मन को समझाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। यानी कि माँ के लिए जो है, जब उसका बेटा जो है वो अगर छिन जाता है उससे, यानी कि दूर हो जाता है, तो उन्हें समझाना अत्यंत भारी पड़ सकता है, उन्हें कोई भी नहीं समझा सकता, क्योंकि बेटा ही माँ की दुनिया होती है, ठीक है। इसीलिए माँ को समझाना बहुत कठिन है उस वक्त। सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है, ये क्वेश्चन देखिए। सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है कि राजा अपने छत्र चंबर के साथ गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं, कहीं धूल ना उड़े, इसलिए सड़कों को सींचा जा रहा है। सही बात है, क्योंकि सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है क्योंकि देखिए, जो जो सरकार बनी है, अब वो सरकार जीत कर वापस लौट रही है, एकदम गाजे-वाजे के साथ, कहीं सरकार को, उस नेता को धूल ना पड़ जाए, इसीलिए सड़कों को पानियों से सींचा जा रहा है, ठीक है? सींचना मतलब पानी पटाना, हल्के फुहारे देना, ठीक है? बंधी हुई मुट्ठी का क्या लक्ष्य है? बंधी हुई मुट्ठी का क्या लक्ष्य है, ये बताना है। कभी बंधी हुई मुट्ठी के लक्ष्य के माध्यम से जनता की ताकत का एहसास कराना चाहती है, जो किसी भी विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सकती है। यह ताकत इसलिए इतनी ताकतवर होती है कि जन शोषक शत्रु को सत्तायुत कर देती है। मुठियों की ताकत सामान्य जनता की ताकत है। यदि इस ताकत के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, तो ये और भी मजबूत हो जाती है, चाहे वो कितनी भी बड़ा जन शोषक क्यों ना हो। जब यह ताकत क्रुद्ध होती है, तो ज्वाला में जलाकर राख कर देती है। अतः कभी बंधी हुई मुट्ठियों के माध्यम से जन शोषक को इनसे न टकराने की नसीहत देती है। देखिए, बंधी हुई मुट्ठी का मतलब ये होता है कि सरकार जो है वो इनके ऊपर अगर ज़्यादा तानाशाही कर रही है, ज़्यादा क्या बोलते हैं, मतलब इन पे शोषण कर रही है, इन्हें बहुत सता रही है, तो ये सरकार को गिरा भी सकती है। क्योंकि हम जब एकजुट हो जाएँगे, तो सरकार 1 मिनट में गिर जाएगा। तो बंधी हुई मुट्ठी का मतलब यही होता है। जैसे अगर एक भाषा में कहें, तो ये भी आप लिख सकते हो। बंधी हुई मुट्ठी का यह लक्ष्य है कि अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्प से भरी हुई है, ठीक है? और वे बेताब है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, ठीक है? अगर जनता पर शोषण करोगे, तो जनता जो है वो अपना हक मांग के रहेगी, ठीक है? इसका मतलब यही है। अगला है, कवि पंच परमेश्वर के खो जाने से चिंतित क्यों है? कवि पंच परमेश्वर के खो जाने से चिंतित अ, कवि पंच परमेश्वर के खो जाने से चिंतित है, क्योंकि पंच परमेश्वर ही गाँव की ताकत और धन था। जब भी गाँव में कोई विवाद होता था, तो पंच परमेश्वर उसका समाधान करते थे। अब सभी लोग कोर्ट जाते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप समय और धन की हानि होती है। देखिए, पंच परमेश्वर पहले गाँव में बैठा करते थे, यानी कि 5 ऐसे बड़े लोगों को चुना जाता था, जो कि आपकी मतलब कि आप अगर मान लो कोई लड़ाई झगड़ा ही हो गया, तो उस लड़ाई झगड़ा का समाधान करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए, वो पंच परमेश्वर जो है वो आपको सॉल्यूशन देते थे, और वो अ, हो जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि अब पंच परमेश्वर जो है वो ख़त्म हो गया, अब कोई उसको मानता भी नहीं है, अगर है भी तो लोग उसको मानते नहीं हैं, क्योंकि
लोग इतना प्रबल हो गया है ना, उनके अंदर जो इतनी धधक है ना लड़ाई झगड़े की, कि वो पंच परमेश्वर की भी बातें नहीं सुनते हैं। तो वो सीधे कोर्ट कचहरी चले जाते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपका तो समय भी बर्बाद हुआ, आपका साथ ही साथ धन भी बर्बाद हुआ। पंच परमेश्वर होते थे तो आपका तुरंत निर्णय लिया जाता था, लेकिन आप कोर्ट कचहरी जाओगे तो आपका समय बहुत लग जाएगा, और मे बी करियर भी बर्बाद हो सकता है ना? तो ये आपका आंसर रहा, ओके? अगला है, कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? उन्होंने और सितारे का इशारा किस ओर है? ये भी क्वेश्चन है। कवि ने सितारे को जनता के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है। ये सितारे देश के भविष्य का निर्धारण करते हैं। यदि इसके साथ जन शोषक वर्ग छेड़छाड़ करता है तो यह भयानक रूप धारण करता है। समझ आया? बस यही है आंसर। अगला है, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कृष्ण जो है वो खाते समय नंद बाबा की गोद में बैठकर खाते हैं। सबसे पहली बात, वह अपने हाथ से उठा कर खा रहे हैं, मतलब कि उनकी गोद में बैठ के, ठीक है? वे अपने हाथ से उठा कर खाने में अधिकतर भोजन धरती पर भी गिराते हैं, और फिर वह उन पदार्थों को अपने हाथ से फिर उठाते हैं, मतलब कि धरती पर भी गिरा हुआ वाला भी वो उठाते हैं। उनके सामने अनेक तरह के खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन दही उनको सबसे अधिक प्रिय है। देखिए, उनके समय उनके सामने दही, माखन, मिश्री जो भी है ये सब पड़े हुए हैं, वो हर चीज़ खाते हैं। कुछ खुद भी खाते हैं, कुछ नंद बाबा को भी खिलाते हैं, और कुछ धरती माँ को भी खिलाते हैं। तो ओवरऑल आपका यही आंसर रहा, और ये जो सौंदर्य है ना, ये नंद रानियाँ जो है वो देखते बहुत मुस्कुराती है, और उन्हें ये देखने को मौका मिला है। तो यही आपका आंसर था। आई होप कि आप सबको ये सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।